लम का मफहूम है कि तुम अपनी महफिल को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मदनी क्लिनिक और तकरीबन 3 हफ्तों के लाइव ना होने के बाद आपकी बारगाह में हाज़िरी है। कुछ जदवल था मदनी चैनल आम करो मजलिस के हवाले से और पिछले हफ्ते किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पे लाइव नहीं हो सका। आज हम अपने एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का हमारा मौजू काफ़ी अहम है। और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त दुनिया में बसने वाले तमाम ही इंसानों का ये एक बड़ा मसला है जिसके लिए हम फिक्रमंद भी रहते हैं, जानते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन मसरूफियात और वक्त की वजह से ये काम नहीं कर पाते। जी हाँ नाजरीन, मेरा मौजू है स्लीप यानी कि नींद। आज का हमारा मौजू अहमियत का हामिल है, जैसा कि मैंने शुरू में ही अर्ज़ की। मदनी चैनल के नाजरीन, नींद वो अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का कि अगर ये पूरी ना हो, अगर इसमें डिसऑर्डर रहे तो हमारे ज़िंदगी के बाकी मामलात, दीगर मामलात भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अगर रात की नींद प्रॉपर ना हो या दिन के किसी हिस्से का जो ड्यूरेशन है नींद का बेसिकली, अगर वो पूरा ना हो तो दिन भर हमारा काफ़ी आजमाइश में गुजरता है। मतलब फीलिंग्स हमारी जो हैं वो एक अजीब रहती हैं, सर में दर्द रहता है। नींद ना पूरी होने की वजह से हम अपने कामों पे तवज्जो नहीं दे पाते। नींद ना पूरी होने की वजह से हमारा जहन जिस मयार पे काम करना चाहिए, जिस मयार पे सोचना चाहिए, उस मयार पे अपनी कारकर्दगी पेश नहीं करता। तो अपने डॉक्टर्स की तरफ चलते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मौजू पर कोशिश करेंगे कि काफ़ी हैंडसम किस्म का डिस्कशन हो ताकि हम अपने नाज़रीन तक बेहतरीन मालूमात पहुँचाने में कामयाब हो सकें। और एक अच्छी नीयत कर लेते हैं कि एक अच्छी नींद अगर होगी तो हमारा जिस्म भी सेहतमंद होगा, जहन भी सेहतमंद होगा। और इस नीयत के साथ अगर हम सोएंगे कि अगर हम अपनी नींद पूरी करेंगे तो अच्छी सेहत होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर क़ुव्वत हासिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस नींद का भी सवाब मिलेगा। तो इंशाअल्लाह अपने मौजू को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने डॉक्टर साहिबान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है और नींद सबसे बड़ा मसला। तो क्या फरमाते हैं, नींद हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? जी शाहरुख भाई, जैसे ये जो सिलसिला है हमारा नींद के हवाले से, इसकी अगर हम शुरू में अब समझ लें ये अवेयरनेस से रिलेटेड सिलसिला है। इसमें मालूमात अहम दी जाएगी और जो अलामतें बताई जाएंगी, मुमकिन है कि हम अलामतें मिल भी रही होंगी, तो ज़रूरी नहीं है हर एक कोई नींद का मसला हो। ठीक है, लेकिन नींद की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, सिस्टम बॉडी के अंदर बना हुआ है कि इंसान को जब नींद आती है तो ऐसा नहीं होता कि बंदा सिर्फ सो जाता है। दिमाग मेंटली भी दिमाग एक्टिव भी होता है और बॉडी भी एक्टिव होती है। दिमाग के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही होती हैं। अगर बंदा ना सोए, मुस्तकिल जागता रहे तो उसके भी नुकसान, ज़्यादा सोता रहे तो उसके भी नुकसान। तो एक ख़ास एज रिलेटेड, एज के साथ, जैसे यंग बच्चा है तो उसको 15 से 16 घंटे की नींद, न्यू बॉर्न है 1 साल का, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है उस हिसाब से नींद टाइम कम होता रहता है। अभी जो अडल्ट एज होगी यानी 30 से 40 साल, ये 6 से 7 घंटे इसकी नींद होती है। अब ज्यादा एज आगे जाएगी तो ये नींद जो है वो कम हो जाती है। अब ये नींद सोने का जो वक्त है ना, ये है इम्पोर्टेंट, रात में सोने का वक्त। ठीक है, अभी कुदरत का निज़ाम बना हुआ है बिल्कुल। और जैसे इशा की नमाज होती है, कुछ दिनों पहले अमीर अहले सुन्नत का मदनी फूल भी था मदनी मुज़ाकरे में कि इशा के बाद 2 घंटे के बाद, इशा की नमाज पढ़ने के बाद 2 घंटे के बाद आप सोने की तरकीब, यानी अगर 8 बजे इशा है तो 10 बजे तकरीबन आप सो जाए और 9 बजे है तो मैक्सिमम 11 बजे तक आप सो जाएं। अब ये हमारा जैसे सिस्टम भी इसी तरह बना हुआ है, इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं, स्लीप वेक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे अब सुबह रोशनी हुई और दिन भर रोशनी है, ठीक है, और मगरिब की नमाज हुई, मगरिब का वक्त हुआ तो रोशनी खत्म हो गई, तो इंसान के जिस्म में सेंसर भी मौजूद है।
ठीक है। जैसे हमारी आंखें हैं, आंखों के अंदर वो जो पर्दा है, रेटिना जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं, सेंसर होते हैं। ठीक है। जब लाइट सूरज की जाना बंद हो जाती है तो दिमाग के अंदर वो कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है। वो इंडिकेट करते हैं एक खास एरिया को, जो स्लीप का एरिया होता है, कि अब अंधेरा होना शुरू हो गया है, अब आप नींद की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, वो केमिकल दिमाग में रेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब रेज होना स्टार्ट जब वो बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग सुकून की तरफ जाने लगता है। ठीक है, और नींद तारी होना शुरू, और ये नींद की कैफियत आ जाती है और फिर बंदा सोने की तरफ चले जाता है। सेम जब रोशनी आने का वक्त करीब हो रहा होता है तो ये केमिकल जो है आपका कम हो रहा होता है, बंदा उठने की तरफ आने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात से ये समझा जाए कि नींद के लिए भरपूर अंधेरा होना भी लाजमी है। फिर अभी ये तो मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी बता रहा हूँ जो कि नेचुरल है, जो जिस तरह बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। एक नींद का समझ लें कि फिजियोलॉजी ये समझ लें, ठीक है, कि ये नींद नॉर्मली इसी तरह होती है, इसी तरह। अब इसमें आप जो जो चीजें डिस्टर्ब करते चले जाएंगे, ठीक है, वो चीजें आपको फिर वो नींद की क्वालिटी और नींद का जो फर्क आता रहेगा, वो खराब करती चली जाएगी। ठीक है। सलमान भाई, जैसे आपने फरमाया है नींद के हवाले से काफ़ी अच्छी डिटेल में आपने बात की है इसके अंदर, कि इसमें मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि नींद हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है। एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आपने बयान फरमाया कि ये जिस तरह हमारी बॉडी के लिए खाना पीना सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो आपका नींद भी आपको आपके दिमाग के लिए बेसिकली, क्योंकि आपके दिमाग को बेसिकली रेस्ट देती है। जब आप रेस्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कुदरत की तरफ से देखें कितना बेहतरीन निज़ाम है कि जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, नींद की पोजीशन में होते हैं, तो आपका दिमाग आम रूटीन से ज्यादा काम कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, ये तो एक्टिव हो जाता है, नींद में भी बंदे का दिमाग चलता है, एक्टिवली काम करता है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है। ठीक है, वो ये बहुत एक्टिवली काम करता है, वो एक्टिवली काम। नींद की कोई किस्म है जो आपने कहा रैपिड आई मूवमेंट? नहीं, वो है, दो वैरायटी हैं। अच्छा, दो अकसाम है, मतलब उसके अंदर चेंजेस हैं। ठीक है। अब इसमें डॉक्टर साहब ने जो चीज बोली ना, बड़ी अच्छी बोली। इसमें जैसे डॉक्टर साहब बयान फरमा रहे हैं, हम जैसे दिन भर जो काम करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, जब हम सोते हैं तो वो हमारी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। ओके। अब जैसे आज मैंने कोई काम सीखा, कोई काम किया, जब मैं सोऊंगा तो वो जो रिफ्लेक्स बने हुए होते हैं, न्यूरॉन के कनेक्शंस होते हैं, वो फिर कंसोलिडेट करता है। इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर आप काम कर रहे होते हैं और उसी वक्त डाटा स्टोर भी हो रहा होता है। तो हमारे दिमाग में जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो उस टाइम पे भी हो रहा होता है। ठीक है। और ये कंसोलिडेट का मतलब है ये पक्का हो गया, पक्का फिक्स हो रहा होता है, फिक्स हो गया। ओके। आप इसमें एक जैसे ज्यादा काम करने के हवाले से बात की है, तो इसमें एक आसान सा मिसाल यूं दे सकते हैं कि कोई भी एक फैक्ट्री है। ठीक है। फैक्ट्री के अंदर एक टाइम पीरियड है, उस टाइमिंग पीरियड में काम खत्म कर दिया, तो आपका एक अमला होता है, उस अमले ने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देते हैं कि वो आपका जो पैसेज है उसको क्लियर करना शुरू ताकि आपका जो सामान की तफसील का जो रास्ता होता है वो क्लियर हो जाए। सुपर स्टोर की मिसाल दी जाए कि दिन भर तो सामान जा रहा होता है और आ रहा होता है, मुख्तलिफ तरसील चल रही होती है, लेकिन जो रात का अमला होता है वो सुपर स्टोर बंद होने के बाद उस इन्वेंट्री को फुलफिल कर रहा होता है, जहां पे जो कमी होती है उसको, क्योंकि जो सिग्नल्स का पैसेज होता है ना, वहां की सफाई जो है बेसिकली वो रेडिकल्स वगैरह जो होते हैं वो उसकी सफाई वगैरह करते हैं, ताकि अब आप नेचुरली देखें जब आप सो के उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। ये कुदरती चीज है, ये हर इंसान फील करता है। एज कम्पेयर टू रात को सोते हुए आप बहुत थकावट महसूस करते हैं, बहुत सारी चीजें, अगर नींद प्रॉपर हुई हो, तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश। इवन अगर आप फर्ज करेंगे जैसे कैलुला की बात करते हैं हम, वो भी आधे पौन घंटे का कैलुला होता है उम्र पे, तो आधे पौन घंटे का आप कैलुला सही तरीके से लेके उठते हैं तब भी आप काफी फ्रेश महसूस करते हैं अपने आप को। उसकी रीजन यही होती है कि आपका जितना भी इंटरनली जो मैकेनिज्म है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और आपकी सारी चीजों को रिफ्रेश कर देता है। वो सारे जो अंदर का मैकेनिज्म है उसको सारी चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं, सफाई हो जाती है, मतलब एक तरह से आपको दोबारा से 0 मीटर चीज हो जाती है कि वो दोबारा से उसने एक्टिवली काम कर देना शुरू करता है। दैट्स व्हाई अपनी ओवरऑल डेली की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए
जिनका खास तौर पे जहन का काम होता है, जहनी काम होता है, उनके लिए बहुत जरूरी है एक प्रॉपर टाइम की अच्छी नींद लेना, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई शख्स 11 बजे भी जाके बिस्तर पे लेट जाता है सोने के लिए, उसके बावजूद नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती। मतलब होता ये बाद में आएंगे कि वो क्यों नहीं आ रही। अभी तो डॉक्टर साहब जो बयान कर रहे हैं ना, नींद जरूरी क्यों है, पहले ये समझ में आ जाएगा ना नींद इंपॉर्टेंट क्यों है। नहीं, इंपॉर्टेंट तो है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात वो ये कि चले इसको बाद में अभी इस फैक्टर्स पे हम यूं आते हैं, नींद क्यों खराब हो रही है। वो जो नींद खराब हो रही है ना, जैसे अभी बात कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ रीजंस है ना, उस रीजंस को अलामतें हैं, कौन कौन सी वजूहात क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल आदमी है ना, उसकी नींद कभी भी खराब नहीं होती है। अगर उसकी नींद डिस्टर्ब है तो कुछ और इश्यूज हैं, वजूहात पे हम वजूहात को देखना पड़ेगा, क्या रीजंस हैं। इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए, जैसे खाने की इंपॉर्टेंस हमें पता है, पीने की हमें इंपॉर्टेंस पता है, हर चीज की हमें इंपॉर्टेंस पता है, इसी तरह नींद की हमें इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। एक बड़ी तादाद है उनको सिर्फ एक रूटीन की चीज है कि यार रात को सो जाना है, ठीक है ना। ये रात को नहीं सो जाना है, वो सोना भी डिले सो जाना है, स्लीप के टाइमिंग भी बहुत एग्जैक्टली प्रॉपर ना हो। फिलहाल तो हम एक वक्त का तयन करते हैं, मदनी शहर के नाज़रीन, रात का वक्त सोना है। आप हमें सिलसिले में कॉल कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए भी आपके मैसेज हम देख रहे हैं, और स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी कॉल्स रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर आपको इस मौजू से मुतालिक कोई मालूमात हासिल करनी या कोई मसाइल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें अब ड्रॉबैक क्या होता है, अब हम इसके उसके इफेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, अब डिजीज के ऊपर बाद में बात करते हैं। अगर फर्ज करें किसी नॉर्मल इंसान को नींद प्रॉपर नहीं लेता है किसी भी रीजंस की वजह से, काम की ज्यादती की वजह से, किसी वजह से, उसका अल्टीमेटली बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ता है। बॉडी पे इफेक्ट यह पड़ता है कि जो आपके जो ब्रेन रिफ्रेश हो रहा होता है ना, वो रिफ्रेश कम हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, जब रिफ्रेशनेस कम हो जाती है तो आपकी डेली की जो परफॉर्मेंस है उसमें डेफिनेटली आपके फर्क आ जाता है। और उसके बाद जो आप नींद में आपके नए खलिए बनने का हिसाब किताब होता है, उनको ताकत तवानाई देने का हिसाब किताब होता है, वो भी कम हो जाता है। बाज स्टडीज में यह आया है कि जिनकी नींद कम होती है उनमें नॉन रिवर्सेबल के ऊपर जो है ना, खलियों की डेथ भी हो जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी बीमारी वगैरह का जो सिलसिला होता है, वो इस किस्म की कहानियां शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर भूलने की आदत पैदा हो जाती है, उसके अंदर और दूसरे मामलात हो जाते हैं। जैसे बुजुर्गों के अंदर हम आप देखते हैं ओल्ड एज के अंदर उनकी नींद कम होती है, उनकी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट हो जाती है, याद नहीं रहता उनको क्या होता है। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है नींद का उसके अंदर आता है। तो अगर आपने अपनी जहनी सलाहियत को बेहतर रखना है तो नींद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा, इसीलिए शायद इन्फेंट्स और टॉडलर्स के अंदर जो है वो नींद ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि जहन की ग्रोथ बोलूं बच्चों के अंदर जो नींद 15 घंटे की है ना, उसकी रीजन ये होता है कि सुबह के टाइम के ऊपर जो है, क्योंकि हमारे यहाँ फजर का वक्त है, हार्मोन बॉडी के अंदर से रिलीज होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, जिसको एक मेन है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, बच्चों का कुदरती में हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा नेचुरल फिनोमेना जो बॉडी जो है इसका नेचुरली एक बच्चे की सोना 1 साल से कम 15 घंटे है। ठीक है, वो जो इतने ज्यादा सोता है तो उसके जो ग्रोथ हार्मोन का मतलब है आपकी बॉडी किस तरह ग्रो करेगी। वो स्लीप का टाइम प्रॉपर होगा तो जैसे डॉक्टर साहब अभी बयान फरमा रहे थे, आपकी बॉडी में किस तरह ग्रोथ आएगी, दिमाग में किस तरह फ्रेशनेस आएगी, वर्किंग कैपेसिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब ये दूसरा जो टॉपिक है, अब जैसे अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, तो ये कि 40% पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हो जाती है नींद से। अब यानी 40% आवाम साल में 1-2 एपिसोड होते हैं जो उसको बोलते हैं हम इंसोम्निया। सही है। इसकी 2 वैरायटी है, इसमें एक एक्यूट कहलाता है और दूसरा क्रोनिक। अब इसमें ये टाइमिंग, अगेन इसमें टाइमिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट का मतलब हो गया जैसे 15 से 21 दिन अगर आपको नींद नहीं आ रही या नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इसको कंसीडर करेंगे कि हाँ मुझे नींद की प्रॉब्लम। खुद आप कम नींद लेते हैं? नहीं, एक फिलहाल अभी बाय डेफिनेशन मैं ये अर्ज कर दूं, ठीक है, 21 दिन तक आप समझ लें कि अगर आपको ये मुस्तकिल कंप्लेन आ रही है तो आप इसको कंसीडर करेंगे मुझे नींद की प्रॉब्लम है। और अगर ये 21 दिन से बढ़ के कुछ महीने हो गई तो ये क्रॉनिक हो गया। ठीक है, अब ये जरूरत पड़ गई डॉक्टर की। ठीक है, तो वो डॉक्टर ही इसको फिर डायग्नोज करेगा। नींद के क्रॉनिक को थोड़ा डिफाइन करें। क्रॉनिक का मतलब एक बीमारी जो शुरू चली ना उसका दौरानिया 3 मंथ तक हो गया। ठीक है, तो ये क्रॉनिक के डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नींद को डायग्नोज करने का कोई टेस्ट भी नहीं है? कोई टेस्ट नहीं हो। सही है।
EEG होता है, पॉलीसोमनोग्राफी होती है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफाई है ना, कुछ खास पेशेंट्स के अंदर होती है। स्पेसिफाई होता है। इसमें मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, ये समझाना भी चाह रहा हूँ कि बहुत कंसेप्ट यहाँ मौजूद है कि मुझे नींद नहीं आती। ये डॉक्टर साहब को भी पता होगा, पेशेंट आगे खुद बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आता, आप खुद डायग्नोस नहीं कर सकते, पहली बात। और इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं ब्लड टेस्ट करा लूं या एक्सरे करा लूं या अल्ट्रासाउंड करा लूं या दिमाग का MRI भी करा लूं तो कंफर्म नहीं होगा कि भाई आपको नींद की प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी हिस्ट्री टेकिंग से डॉक्टर कंसल्टेंट ही डायग्नोस कर पाएगा। अब आ गया सवाल, एक एक्यूट हो गया, फिर क्रोनिक हो गया, फिर आगे इसके ट्रीटमेंट पे भी डॉक्टर साहब इस पे कर दूं कि आजकल आम बहुत प्रैक्टिस है कि जैसे ही 1 दिन 2 दिन नींद नहीं, हम ज्यादा कोशिश इस पे ये करेंगे। ये बहुत मार्केट के अंदर फैली हुई चीज है कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आ रही। नींद ना आना, अभी इसकी वजूहात पे हम आएंगे, किन वजूहात पे की वजह से नींद नहीं आ रही। हम खुद से कंप्लेन ना करें। आप जैसे कि अपनी सेल्फ अज्यूम कर लें, जैसे 21 दिन तक डॉक्टर साहब हमने देख लिया कि नींद नहीं आ रही, अब हम डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। तो इसमें GP से रुजू करवाएं या फिर कंसल्टेंट से रुजू करवाएं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तरीकेकार तो यही है कि जो आपके इलाके के आपके फैमिली डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास जाएं। नहीं, जैसे फैमिली डॉक्टर के पास चले जाएं, के पास जाएं, अपने तमाम हर डॉक्टर भी नींद से रिलेटेड में स्किल्ड नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी आपने अपने फैमिली फिजिशियन से करनी है, उससे शेयर करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। वो उसको देखेगा कि वाकई आप उस लेवल पे हैं या नहीं है कि आपको कंसल्टेंट तक रेफर किया जाए। वो वहां से एक तरह से कहते हैं कि फिल्टर करेगा आपको। सही, तो फिल्टर करेगा। अगर वो समझेगा कि हाँ आपको कंसल्टेंट की नीड है, आपको ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो वो आपको रेफर कर देगा। लेकिन अगर वो समझेगा कि फॉर द टाइम बिंग आपके साथ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करके ये दवा देके सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो मुमकिन है वो मसला मुझे यही चीज रोकनी है। ठीक है ना। अब मसला देखें, अगर आपने डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास ही भेजना है मरीज को, तो वो तो उसके लिए आजमाइश वाली बात हो जाती है कि आपको पता है आजकल की अगर आज अव्वल तो पे अगर हम गौर करते हैं, डिस्कशन में यूं लेके आया हूं कि ना GP तक जाया जाता है, ना कंसल्टेंट तक जाया जाता है। एग्जैक्टली, देखिए डॉक्टर तक पहुंचाना जरूरी है, वो बहुत आराम से अवेलेबल है मेडिकल स्टोर से लेकर। नॉर्मली मेडिकल पे जाके नींद की शिकायत करके नींद की गोलियां ले ली जाती हैं, बस इसके ऊपर ही की गोली ले ली जाती है। उमूमी तौर पे ऐसे ही होता है कि वो इस किस्म की अद्वियात वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो जाती तौर पे खुद से अद्वियात किसी भी किस्म की ना इस्तेमाल करें। इलाके में आपके देखें, सिंपल सी बात ये है कि पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है मेडिकल स्टोर से दवा लेने का 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक अपना टाइम बचाना, दूसरा अपने पैसे बचाना। ठीक है ना। टाइम तो चलो आपने बचा लिया, पैसे आप नहीं बचा रहे, मजीद एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। ये जो मेडिसिन है ना, एक तो बहुत वैरायटी की है। एग्जैक्टली एक, फिर ये कुछ अभी शुरू में मिलना शुरू हो जाती है, फिर ये बंद भी हो जाती है, फिर ये ब्लैक में भी मिलना। इसमें मैं सलमान भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं इसमें एक स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था कि इनिशियली जब ये इस किस्म की अद्वियात लॉन्च की गई मार्केट के अंदर, आज से अगर 10-12 साल पुरानी बात देखते हैं, तो वो सिलेक्टेड कंपनीज थी जो इस किस्म की अद्वियात बनाया करती थी। और वो माहाना मतलब 9 महीने में भी मुश्किल से वो खपत पूरी करती थी। ठीक है, 2-3 महीने ऐसे होते थे कि शॉर्ट चल रहे होते थे। अब उससे तकरीबन समझ लीजिए कि 4 से 5 गुना ज्यादा कंपनीज उस चीज को प्रोड्यूस कर रही हैं, उन चीजों को प्रोड्यूस कर रही हैं, बना रही हैं, लेकिन स्टिल वो खपत पूरी नहीं हो रही है। मतलब रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और उसकी रीजंस ये है। देखिए, अब इसके सिनेरियो में ये बता रहा था कि फिलहाल आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें एक चीज जो नजर आ रही है वो 2-3 चीजें हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो यूज करते हैं, डिवाइसेस वगैरह। बिल्कुल, मैं इसी तरफ नींद का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। तो हम अभी आ रहे हैं ना, जैसे कि वो हम 2 कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक जो डॉक्टर साहब ने निशानदेही की है, अभी वजूहात पे आ रहे हैं। इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। ठीक है ना, हम इंशाल्लाह कॉल लेते हैं। 2 कॉल्स दीजिएगा। सर, मेरी शादी को 2 मंथ हो चुके हैं, तो मेरे पेट में हर्निया है, तो इसका कोई आसान सा हल या कोई मेडिसिन वगैरह बता दें। ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम खुबाब है, कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला दरअसल ये है कि ना रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती, फिर सुबह देर से उठता हूँ और फिर दोपहर में मतलब शाम में मतलब बहुत गुनूदगी रहती है, नींद आती रहती है। उसके बावजूद फिर भी रात को ना लेट ही नींद आती है। तो इसके बारे में जरा जो भी इसका मतलब हाल है वो बता दीजिएगा।
इंशाल्लाह सब जो आपको बताते हैं। शाहरुख भाई, ये कॉलर ने जो कॉल किया ना, ये क्लासिक कंप्लेन है। मेजर कंप्लेन यही होती है, क्लासिक कंप्लेन। देखें आपका इसमें जो रिकमेंडेड स्लीप की, नींद की जो गाइडलाइन है, आप जिस वक्त सोएं उसको एक परमानेंट वक्त बना लें, इसी वक्त सोना है और इसी वक्त उठना है। इसके बाद जाके ही आपका स्लीप साइकिल सही होगा। शुरू में शायद थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, शुरू में प्रॉब्लम आएगा। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी बॉडी की ये है, जब भी नॉर्मल फिजियोलॉजी से हटके आप कोई काम करेंगे, वो चीज आपके अंदर बीमारी बनना शुरू हो जाएगी, उसको पैथोलॉजी बोल देते हैं। तो अगर जिस टाइम पे आपको सोना है, वो टाइम अपने यहाँ सोने का फिक्स कर लें कि 8 बजे, 10 बजे या 11 बजे मैं सो रहा हूँ। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया है कि 2 घंटे, इशा के 2 घंटे बाद सोने की आदत डालें। इशा की नमाज नॉर्मली ये ट्रेंड है नहीं कराची में, बिलखुसूस शहरी इलाके जिनको कहा जाता है। सर इसीलिए इन शहरी इलाकों की वजह के लिए तो हम यहाँ अभी आपको सब अर्ज कर रहे हैं कि मेडिसिन भी तो यहीं बिक रही है। बिल्कुल यहीं बिक रही है, सबसे ज्यादा यहीं बिकती है, ब्लैक में भी मिलती है। इसके मतलब इसके लिए मरीज को खुद थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि वो 10 बजे जाके बिस्तर पे लेट जाए। भले आपको नींद ना आए शुरू में, लेकिन आप जाकर लेट जाएं, कोशिश करें, दुरूद पाक पढ़ें। अभी जैसे इन कॉलर ने बताया कि मैं देर से सोता हूं, तो ऑब्वियसली वो देर से उठेगा। सोने का देखें टाइम 6 से 7 8 घंटे ही 8 घंटे ही है, तो दिमाग ने तो उतना टाइम लेना ही लेना। अगर आप 4 बजे सोएंगे तो ऑब्वियसली आप वो फिर दोपहर 12 बजे उठेंगे, तो उतनी लेवल की फ्रेशनेस नहीं मिलेगी। एक सेकेंडली ये होगा कि फिर आपकी काम करने की सालाहियत खराब होने लगेगी। बिल्कुल दिन, और ये मेरे ख्याल में डेबिट होता रहता है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आज नींद पूरी नहीं की, कल पूरी कर ली, फिर एक दिन बाद वही मेरी रूटीन ऑल्टरनेट चल रही है, लेकिन ये जिस दिन मैंने नींद पूरी नहीं की वो डेबिट हो जाता है। मतलब वो उसका नेमुल बदल नहीं होगा, उसका बिल्कुल नहीं होगा, उसका नेमुल बदल नहीं है, उसका नेमुल बदल नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अंदर ऐसे ही होता है कि जैसे फर्ज करेंगे हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है 6 to 8 आवर्स हमने इसको नींद लेना है हर हाल के अंदर, लेकिन और फिर वो एक नॉर्मल फिनोमेना है कि आपने इतनी नींद लेनी है तो आपकी ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की वो प्रॉपरली एक्टिवली काम करेगी, उसके अंदर तमाम के तमाम फंक्शंस प्रॉपरली काम करेंगे। लेकिन जब आप वो चीज़ काम नहीं कर पाते हैं, चाहे 6 से 8 घंटे प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं, तो फिर होगा क्या कि वो आपका डेफिसिट आ गया। आपका 1 घंटे का फर्ज करें 5 घंटे नींद ली तो आपका डेफिसिट आ गया। अब 1 घंटे रोजाना के हिसाब से 7 घंटे हफ्ते में आपने नींद कम कर दी। 7 घंटे के हिसाब से महीने में आप कैलकुलेशन करें तो कितना बन गया, 210 घंटे। कई लोगों ने ये फॉर्मूला किया हुआ होता है कि पूरा हफ्ता नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती है और संडे वाले दिन जिनका होता है मैंने सोना है। ये एग्जैक्टली गलत है। बिल्कुल ये उस चीज मतलब वो फायदा नहीं होता आदमी को, मतलब जो फायदा लेना चाहता है ना वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर होता है कि आज मैं पूरी नींद पूरी करूंगा अपनी, वो नहीं होता, कुछ कोई एडवांटेज नहीं मिलता। हाँ वक्ती तौर पर ये कि वो थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ जाता है कि यार आज मैंने 8 घंटे नींद की है आज, लेकिन अब बॉडी के ऊपर देखते हैं ना, तो बॉडी पे उसको खातिर का इफेक्ट नहीं हो पाता है। जो आप एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। अच्छा, नींद की वजह से बॉडी पे इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, बेइंतहा होते हैं, और बहुत सारी बड़ी और मूजी बीमारियों से आप उसमें बचत भी हो सकती है। जैसे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे हैं ना, अभी यही मैं इत्तेफाक से इसी देख रहा था, कार्डियोवास्कुलर जो बीमारियां है ना, बड़ी बीमारियां, दिल की बीमारियां, और ये इससे आपकी बचत होती है, रिलैक्सेशन आता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका नींद में एक्टिवेट होता है। कुछ अर्से पहले मैं बेसिकली रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक मुल्क का बहुत यंग एज सीईओ, मतलब उनका कोई रिकॉर्ड था कि वो एक सबसे यंग सीईओ हैं कंपनी के, बड़े सक्सेसफुल थे वो साहब, तो उनकी एक सडन डेथ हो गई। तो डॉक्टर्स जो उनके थे वो बड़े हैरान थे क्योंकि उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर होती थी, वो बड़ा पीरियडिकली अपने आप को जो है ना वो मेंटेन रखते थे और एक्सरसाइज करना, बाकायदा अपना टाइमिंग बड़ी शेड्यूल रखना। तो लास्ट फाइंडिंग यही कि वो सिर्फ दिन में 3 घंटे सोते थे। उनका शेड्यूल इतना बिजी था, उन्होंने अपने टारगेट्स इतने हाई कर लिए थे कि उनको अचीव करने के लिए उन्होंने नींद को नजरअंदाज किया। सही। तो आखिर में पता ये चला कि उनकी नींद पूरी ना होने की वजह से उनकी जो डेथ हुई है, और उसकी वजह ये उनके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आया और उनके दिल को सडन कार्डियक डेथ अरेस्ट कहलाता है। बिल्कुल। तो देखें इसमें ये रूल आउट करना में मुश्किल है कि नींद वजह ही थी या मेन कार्डियक इशू था, बट वो उन्होंने अगर हो गया है तो ये इशू है। ये एक वजह कह सकते हैं, एक वजह कहना है, कंफर्मेटिव नहीं है। अब देखें यूं करें, जो कुदरत का निजाम बना हुआ है, सर्दियां होती हैं
मगरिब से लेके फजर का दौरानिया बढ़ जाता है, बढ़ जाता है कुदरती तौर तो पे। दैट मीन, और सर्दियों के अंदर हार्मोन, थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है। नींद को एनहांस करता है, वो ठीक है। इम्प्रूव्ड होती है नींद, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। गर्मियों में मगरिब और इशा, वो फजर का वक्त कम हो जाता कम है, हो जाता है, तो इसका मतलब है गर्मियों में नींद का टाइम आपका कम कम हो हो गया। जाता है। तो हमको इसी तरह चलना है, नॉर्मल फिजियोलॉजी, बॉडी बनी हुई इसी हिसाब से है। ठीक है, सर्दियों में ऑटोमेटिकली नींद थोड़ी इंप्रूव्ड होती है, गर्मियों में ऑटोमेटिकली थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो ये चीजें पहले समझनी है। अब नींद खराब होना किन वजूहात पे शुरू होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने एक चीज बताई कि हमारे कमरे के अंदर जहां पे हम सो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आपकी लैपटॉप भी शामिल है, आईपैड भी शामिल है, मोबाइल भी शामिल है, एलसीडी टीवी की स्क्रीन भी शामिल है। अब जैसे शुरू की एक फिजियोलॉजी जो मैंने अर्ज की थी ना डॉक्टर साहब के, रोशनी, दिमाग हमारा जो है सेंसर लगा हुआ है आंखों में, आंखों में समझ सेंसर लगा हुआ, बिल्कुल। वंस अगर अब अंधेरा होगा तो मेरे दिमाग को पता कैसे चलेगा कि अंधेरा हो गया? अंधेरा हो गया, तो भाई सेंसर है रेटिना के अंदर, वो जब लाइट शट ऑफ होगी, लाइट बंद होगी तो वो हार्मोन रेज्ड होगा, तो फिर पता चलता है दिमाग को, हाँ अब ये रिलैक्स। ये तो रूटीन है कि रात में देर तक गैजेट्स का इस्तेमाल और लाइट्स बंद और बेड पे लेट के जी वो रोशनी बाकायदा। तो देखें हम फिर अगेन आप नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब कर रहे हैं, भले आपने अंधेरा किया हुआ लेकिन मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, और फिर वो एक्स्ट्रा आपकी आंखों के ऊपर रोशनी और फिर उसके अपने अपने नुकसान, उसके बहुत सारे असरात हो सकते हैं। एक तो साइड ये हो गई कि आपको वो रोशनी डिस्टर्ब कर रही है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपका दिमाग कंटिन्यू, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर या आपके ऑफिशियल मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली आपके जहन भी चल रहा है जी, मतलब वो फिक्र भी कर रहा है, सोच भी रहा है, सुबह की प्लानिंग भी कर रहा है। अगर अल्लाह ना करे कोई बुरी खबर आ जाती है तो वो आपके जहन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह। तो उठ के बैठ जाएंगे आप, उठ के बैठ जाएंगे रात भर आपकी तो वो तो एक दिन बुरी खबर आई ना, रोज तो बुरी खबर नहीं आती ना, लेकिन रोज काम तो मुस्तकिल कर रहा है ना आदमी। लेकिन जिस मतलब सोने से पहले, बिल्कुल जिसको कहा जाए ना कि सोने से पहले जिक्र अज़कार बंदा करे, यहाँ ये हालत है कि लोग सोने से पहले बिल्कुल मोबाइल यूज कर रहे होते हैं और लास्ट बिल्कुल व्हाट्सएप या फेसबुक बंद करके एक सोने जाए। सिलसिले में हमने वो जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह पे किया था ना जी, सीडीसी की रिपोर्ट आखिरी आई थी वायरल इन्फेक्शन में, क्या बाहर खाने से पहले आप हाथ धो लें, हाथ धो लें, सही है। इसी तरह स्लीप एसोसिएशन की भी एक फाइंडिंग है, इसमें रिकमेंडेशन ये दी हुई है कि आप सोने से पहले ना आप शावर ले, वार्म शावर ले लें। ठीक है, जैसे ये वार्म शावर का मतलब क्या, अपने हाथ पैर मुंह हाथ धो लें। हमारे मदनी माहौल में रिकमेंडेड क्या है, आप वजू करके सोएं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये अब चीजें जो हम पहले से सुनते रहे, इन चीजों को हम फॉलो करेंगे। तो अब जैसे वजू के अंदर भी डॉक्टर साहब आप मजीद इस पर तवज्जो दे दीजिएगा, रिकमेंडेड स्लीप फाउंडेशन की ये आई है कि अगर आपको नींद की प्रॉब्लम आती है तो आप वार्म शावर लें, उसके बाद आप रिलैक्स होकर सोएं। वो पानी से कोई रिलैक्सेशन तो खैर ऑब्वियसली होती ही है, लेकिन अब जाके रिकमेंडेशन आ रही है, हमें तो कब से मिली है कि बावजू सोना, देखिए बात वहीं आती है ना कि अगर हमारी कोई भी चीज शरीयत में जो चीज का हुक्म दिया गया है उसको फॉलो करते हैं, इंसानी जिस्म पे के हिसाब से, इंसान के निसाब पे सारी चीजों पे असर पड़ता है उसको, और वो फेवरेबल चीजें होती हैं इंसानी बॉडी के लिए, इंसान के लिए फायदेमंद होती हैं। हमें वो बज़ाहिर फायदा नजर नहीं आता है, लेकिन जब तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं आता हम नहीं पब्लिक मुतमईन नहीं होती है। दीन फितरत, एग्जैक्टली दीन फितरत कहा ही इसलिए गया है कि इस पे जो अमल है वो आपकी फितरत के मुताबिक आपकी बॉडी की नीड है, बिल्कुल चीज है, बिल्कुल। इसमें अब जैसे अमीर अलैहि सुन्नत ने जो बात की है इशा से 2 घंटे बाद सोने की, अगर आप उस पर भी गौर करें तो उस पर भी बहुत बड़ी लॉजिक है कि आप 6 से 8 घंटे आपकी नींद पूरी हो रही है फजर की नमाज। आप ये गौर करें कि अगर आप सर्दियों में सो रहे हैं 9 बजे, तो फजर की नमाज के लिए आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, 7 घंटे 8 घंटे मिल रहा है। अच्छा, ताजुद की भी तरकीब, कई लोग तो सोते ही फजर के बाद हैं। देखिए वो इसमें यह है कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है, वो बन चुका है, वो लाइफस्टाइल पे कलाम नहीं मैं कर रहा, ठीक है, कि जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हैबिट है जो बॉडी के हिसाब से, मतलब आपकी बॉडी इसके अंदर कंफर्ट में आ गई। ये फजर वाली आवाम कितनी होगी, कम, बहुत कम है। और लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, और लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भर क्या काम
अब काम पे बड़ा इन्हिसार है, सही ना, कि वो काम क्या कर रहे हैं। जैसे अब जैसे जॉब शिफ्ट, जिनकी जॉब ही रात की है तो उनके लिए तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, सही, सही है। क्योंकि उनकी तो बॉडी फिर आदी हो गई है ना उस निज़ाम की। वो भी डिस्टर्ब बेचारे होते रहते हैं, जेट लैग के इश्यूज आते हैं, जो किसी ने ट्रैवल कर लिया, जॉब स्विच हो गई, जो स्केड्यूल जो क्या या दिन में प्रॉपर आरामदेह नींद ना मिलना, शिफ्ट वर्कर जो होते हैं जिनकी शिफ्ट बदलती रहती है, शिफ्ट वाइज होते हैं, नाइट में जॉब्स करते हैं, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो होती 4 कॉल्स हैं हमारे पास, हम कॉल्स ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सगे अत्तार मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी, हिंद कर्नाटका के शहर कोलार से बात कर रहा हूँ। मेरा मदनी क्लिनिक में सवाल ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, मैं हर वक्त ज़्यादा वक्त में सोने में गुजार देता हूँ, फिर भी वो नींद का खुमार नहीं जाता, तो इसका कोई इलाज बता दीजिए। जी, सेकंड कॉल दीजिएगा। हज़ूर अब्दुल वहीद अत्तारी चश्मा से अर्ज़ कर रहा हूँ, कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा नींद पूरी कर सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अला उमैर, पंजाब के शहर से। मैं रात को ना तो 2-3 बजे सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो नींद नहीं पूरी होती, 12 बजे तक। ठीक है, फोर्थ कॉल है। मेरा नाम आदिल है, बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। मैं 11 बजे भी लेट गया हूँ तो मेरे को 2 बजे तक नींद नहीं आती, और जब मेरे नींद आ जाती है तो मेरे पास होकर फजर मेरी निकल जाती है। तो इसके मुतालिक कुछ ऐसा बयान फरमाएं कि मुझे नींद भी आ जाए और मुझे फजर भी ना निकले। इंशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए शाहरुख भाई, इससे पहले जो कॉल थी, अभी 3 कॉल्स वही हो गई हैं जिसपे हम अभी कलाम कर रहे हैं। सबकी यही डॉक्टर साहब कंप्लेन आ रही है कि हम सोते ही देते हैं, तो ऑब्वियसली एक अलग आई है कि ज़्यादा नींद आती है। ये तो भाई सवाल जवाब लेते हैं ना। इसमें जो पहली कॉल है कि इनको ज़्यादा नींद आती है, अब उसकी रीजंस देखनी पड़ेंगी कि क्या रीजंस हैं। ये नार्कोलेप्सी वाला है ना। हाँ, रीजंस होंगे उसकी कोई ना कोई, तो वो डायग्नोस्टिक फेस में चले जाएगा क्या रीजंस हैं। बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम, जिस्म के अंदर सुस्ती और ये मामलात होते हैं। कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि ये चीज़ों को चेक करवाना पड़ता है। ये अगर इनको ज़्यादा वाकई प्रॉब्लम है कि रात को एक प्रॉपर नींद नहीं आ रही, 2-3 घंटे के बाद बिल्कुल ऐसे फ्रेश होकर उठ जाते हैं और प्रॉपर नींद नहीं आती, या फिर और कोई मसाइल होते हैं, तो डॉक्टर साहब ये तो से रब्ता करके इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लिया जाए। इनमें एक पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नजर आती है कि हो सकता है कोई पैथोलॉजिकल रीजन हो, बेहतर ये है कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ज्यादा नींद वाले, जिनको ज्यादा नींद, अगर 8 घंटे सो गए, ठीक है, उठने के बाद 11-12 बजे मतलब ये तो एक नींद आ गई, कैफियत है ना आपकी के दिन भर सुस्त रहना, तो ये ज्यादातर आपकी सुस्त रहना अलग, अब ये सो जाना अलग। सो जाना बाय डेफिनेशन सुस्ती की वजह से नींद तारी होती होगी नॉर्मल। सर सुनने, सुस्ती है तो मतलब वो जाग तो रहा है लेकिन सो नहीं रहा, सही है, सुस्ती अलग हो गई। तो माहौल उनका ऐसा है कि वो वहाँ सोने का माहौल बन रहा है उनका, जैसे मिसाल नहीं सर डॉक्टर, भले जितना भी सोने का माहौल बन रहा हो, असल डायग्नोसिस क्राइटेरिया में ये उस वक्त आ जाएंगे जैसे अगर 8 घंटे सो गए, फिर 3 से 4 घंटे उठे रहने के बाद फिर नींद आ रही है, नींद आ नहीं रही है, बस सो गए, मतलब कैफियत फिर सोने वाली हो गई, कंफर्म सो गए। भाई बात वही है कि एक आदमी 8 घंटे सो के उठ के जा रहा है, अपने काम पे जा रहा है, ठीक है ना। अब उस काम पे बैठे बैठे उसको नींद आ रही है, वहां सोने का तो माहौल नहीं है उसका, सही है, लेकिन उसको नींद आ रही है, बहुत शिद्दत से नींद आ रही है। ये तो वो पैथोलॉजिकल की तरफ रिफ्लेक्स, जैसे ना मैं इसी पे आ रहा था, कुछ ना रिफ्लेक्स बने हुए होते हैं, काम बोरिंग लग रहा होता है, ब्लड शुगर लो हो रही होती है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, तो इसको थोड़ा रूल आउट करें। अब ये बोल देना ना डायरेक्टली, अब जैसे आप कंसल्ट, आप डॉक्टर को ये बोल देंगे, यही समझाना चाह रहे हैं कि जब मुझे नींद आ जाती है फिर दोबारा, अगर आप 8 घंटे सोने के बाद दोबारा कंफर्म सो गए तो ये फिर आप कंसिडर किया जाएगा हाँ वाकई में ये मरीज है या मर्ज हो चुका है नींद से रिलेटेड। हाँ, तो अगर सुस्ती आ रही है तो ये हो रहा है, तो उसमें आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ये जरा चेक कर। अच्छा, सुस्ती में भी एक ड्यूरेशन ये देख लें कि उमूमी तौर पे ये होता है कि जैसे आप सुबह की जो ड्यूटी पे जो लोग जाते हैं, उमन दोपहर का खाना वाना खाते हैं, तो उमन नेचुरली कुदरती बात है उस वक्त एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि उसमें बॉडी में सुस्ती पना आता है खाना वाना खा के, तो वो एक अलग चीज़ है, कहीं उसको कंसीडर ना करें कि उसकी वजह से कोई खुदा ना खास्ता बीमारी हो गई है। लेकिन अगर इससे हट के, जैसे फर्ज करेंगे सुबह 8 बजे ड्यूटी पे पहुंचा है, 10 बजे उसको नींद आना शुरू हो गई और इतनी शदीद नींद आना शुरू हो गई कि उसके लिए काम करना मुश्किल हो गया, टेबल पे बैठना मुश्किल हो गया। ये सिचुएशन नॉर्मली ऐसे लोगों के साथ भी होती है जो पूरी रात नहीं सोते। हाँ जी, तो वो दिन भर उनकी कैफियत, फिर वो अगर 6 बजे भी सो के 12 बजे भी उठेंगे ना तो दिन भर डिस्टर्ब ही रहेंगे वो। देखिए सर, वही अगेन हम बार बार उसी पे आएंगे, और जब आप अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी रूटीन डिस्टर्ब करेंगे, आपकी लाइफ ये वो लोग होते हैं
नॉर्मली जैसे हमने अक़साम की बात की ना कि वो रात को कर क्या रहा है, अगर वो दीन की खिदमत कर रहा है, ये तो एक्सेप्शन है सर, किसी काम में मसरूफ़ है, दीनी काम में मसरूफ़ है, तो वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन एक तादाद है जो सारी रात बैठ के टीवी देखती है, सारी रात बैठ के मोबाइल यूज करती है, सारी रात बैठ के एक पेशेंट गेम्स खेलती है। पेशेंट आया था इसी हवाले से, यंग एज डॉक्टर साहब 18 से 19 साल का, वो साइकोसिस पे चले गया था। तो उसकी हिस्ट्री, वो अच्छा खासा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत इलाज भी हुआ। वो डिटेल हिस्ट्री लेके जो निकली तो पता ये चला कि 12-12 घंटे रात में वो गेम का इस्तेमाल करता था जी। रात में जो शुरू होते थे तो वो दोपहर तक गेम मुस्तकिल, और ये कंटिन्यूअस हैबिचुअल हो चुका था। ये जाग के गेम खेल के स्कूल की पहले परफॉर्मेंस खराब हुई। ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है, उम्मी तौर पे देखा जाए, छोटे क्या बड़े क्या सभी इसमें अंदर तकरीबन, कोई कम मिकदार में इन्वॉल्व हुआ है, कुछ ज़्यादा मिकदार में इन्वॉल्व हुआ है। इसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बड़ी सेंसिबल तरीके से आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके बच्चों की बॉडी पे, उनकी परफॉर्मेंस पे, सब पे इफेक्ट। पेरेंट कंट्रोल बहुत लाज़मी, बहुत जरूरी है। नाज़रीन, बच्चा जब छोटा होता है ना तो उमूमी तौर पे ये रूटीन है और देखा गया है, आपको भी नजर आता होगा, हो सकता है आप खुद भी इन्वॉल्व हो। अपने बच्चे को मतलब बहलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल में गेम्स इंस्टॉल किए हुए होते हैं, बच्चा गेम्स में मशगूल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चा अपने काम में लग गया और हमारी जान छूट गई है, लेकिन आप यकीन करें कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस हो जाएगा, ये उसकी हैबिट बन जाएगी। फिर हमने यहां तक देखा है, एक रिसर्च भी है कि बच्चे नफ्सियाती तौर पे चिड़चिड़ेपन का भी शिकार हो रहे हैं। इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सर आपकी टर्म इतनी बड़ी होती है कि मैं ये टर्म इसलिए याद करने के लिए भी याद उन्हें कराना नहीं है, बताने का मकसद ये होता है कि ये जेन्युइन टर्मिनोलॉजीज हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आपने एक थ्योरी में बात बोली कि कोई दिमागी मर्ज होता है तो उसका मर्ज का नाम भी है बाकायदा, तो मैंने नाम बता दिया। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो परवरिश है, हमारा जो तरबियत है, उसका अंदाज जब तक मुस्बत नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, हमारी जनरेशन्स में ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो सबसे पहले पेरेंटल कंट्रोल, माँ बाप जब तक अपने बच्चों की इन आदत पे कंट्रोल नहीं करेंगे, नॉर्मली बच्चों को टीवी के आगे बिठा दिया जाता है अपनी जान छुड़ाने के लिए, कार्टून्स में सारा दिन बच्चे लगाते हैं, गेम्स में बच्चे सारा दिन लगाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। फिर हम सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाते हैं, फिर हम उनको जो है वो टॉनिक्स दे रहे होते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं कि जी मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, मेरा बच्चा ज़हीन नहीं है, सुस्त है। तो ये सारी वजूहात, इसकी बुनियाद जो है ना पेरेंट कंट्रोल है। माँ बाप कंट्रोल नहीं करेंगे। इसमें अभी आपने तस्करा किया ग्रोथ के हवाले से, शुरू में सलमान भाई ने भी ग्रोथ के हवाले से, ग्रोथ हार्मोन के हवाले से बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। देखिए एक चीज़ होती है जब रात का पैटर्न सोने के लिए होता है, अल्लाह ताला ने मखसूस किया है, और उसके अंदर वो उसके अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा होता है, फिजियोलॉजी हमारी बहुत अच्छी होती है। जैसे सलमान भाई में हमारे ग्रोथ हार्मोन भी एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि घर के अंदर उमूमन ये कहा जाता है कि रात को हमेशा ढीले कपड़े पहन के सोए, लूज कपड़े, रिलैक्स होकर सोए। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आपकी ग्रोथ हार्मोन्स उसमें काम कर रहे होते हैं। आप फर्स्ट करें कोई टाइट जीन्स वगैरह पहन के इस किस्म के लोग, नौजवानों का तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रेस किया है। 4 कॉल्स हैं, हम कॉल्स ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको यहीं से आप ले लीजिएगा, आप यहीं से स्टार्ट लीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वासिफ है। क्या हम फजर की नमाज पढ़ के उसी वक्त सो सकते हैं? इंशाल्लाह जवाब देते हैं। नेक्स्ट कॉल। इस सिलसिले से ये मालूमात करनी थी कि रात को नींद नहीं आ रही होती है और अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं, सर में दर्द रह रहा होता है। ठीक है। खालिद तारिक गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रेन फोग क्या होता है और इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में मालूमात दीजिएगा। ठीक है। ब्रेन फोग मतलब दिमाग पर धुंध, फोग तो धुंध को कहते हैं ना जी। चलें। फोर्थ कॉल। अब्दुल वहीद तारी चश्मा से अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से अर्ज करना था, क्या नींद के ड्यूरेशन को, यानी नींद के जो औकात होते हैं उनको कम भी किया जा सकता है? ठीक है। फर्स्ट कॉल ये थी कि फजर के बाद देखें जो तरीक़ेकार डॉक्टर साहब, फजर के बाद फ़ौरन सोना तो वैसे भी मुनासिब नहीं है। अगर आप फजर के बाद जो है वो ज़िक्र व अस्कार करें, सही, और तिलावत कुरान पाक करें, कुरान पाक की तफसीर पढ़ें और उसके साथ जो है शजरा शरीफ पढ़ें,
और फिर उसके बाद आप चाशो इशराक पढ़ के सोएं तो इंशाल्लाह ज़वजल आपके रिस्क में भी बरकत होगी। भी क्यों, जिनका ऑफिस है, जो जिनका ऑफिस है वो तो ऑब्वियसली नहीं सोएंगे, काम करने जाए ना। लेकिन इसमें क्लियर ये करने वाली बात थी कि इनका रात भर काम करके फजर की नमाज पढ़ के सोने की बात कर रहे हैं या फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठने के बाद सोने की बात कर रहे हैं, ये चीज ये क्वेश्चन है बड़ा। मैं इनका मकसद यही होगा शायद, मुझे लग रहा है कि असल में ये मदनी मुन्ने लग रहे थे मुझे, बच्चे लग रहे थे। तो नॉर्मली होता ही है कि बच्चों के भी पेपर्स हुए हैं तो वो छुट्टियां भी हो जाती हैं, तो उसमें ये होता है नॉर्मली अगर वो फजर के लिए उठें तो फजर के बाद फिर वो सोएंगे ही, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है कि ये केस तो ये फिर सबके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी, जो जदवल है अपनी चाश इशराक की नमाज पढ़ के सोएं इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि ये है कि वो एक टाइम पीरियड बना लें। अगर सोना है आपने 1-1.5 घंटे का, लोग ये करते हैं कि फजर की नमाज पढ़ी, सो गए, सारी रात भी सोते रहे, फजर की नमाज भी सो गए, तो फिर जोहर में उठ रहे हैं। ये पैटर्न नहीं होना चाहिए कि आपने फजर की नमाज पढ़ी, जो भी जिक्र अज़कार करने के बाद, आपने चाश इशराक पढ़ने के बाद आप आराम करें, 1-1.5 घंटा 2 घंटे आप सो जाएं भले, अगर आप फारिग हैं तो। और अगर फारिग नहीं है तो उसके बाद अपनी तैयारी करें, ऑफिस वगैरह की, स्कूल वगैरह की तैयारी करें, आप बहुत फ्रेश हो गए। रिकमेंडेड तो ये है कि फजर के बाद आपकी अगर रूटीन ऐसी है कि आपके काम के औकात का दिन के ही हैं, तो आप फजर के बाद जिक्र अज़कार करें और सोए ना, फिर अपने काम पे जाएं। जब शाम को आप आएंगे तो ऑब्वियसली मगरिब के बाद आपकी बैटरी जो है वो डाउन होना शुरू होगी। मैं तो इसमें शरब भाई ये रिकमेंड करता हूँ, जो भी पेशेंट मरीज होते हैं, जो एक्टिविटी आप रात में कर रहे हैं ना, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काम वाले जो लोग हैं, कंप्यूटर का काम या इनका, ये जो मार्केट के अक्सर जो लोग होते हैं। अच्छा, एक सवाल इसको आप शिफ्ट कर दें। डायरेक्टर साहब ने भी किया है और शायद कॉलर का भी एक सवाल था कि पूरे दिन में 24 घंटे में 7 घंटे नींद अगर वज्यूम कर लेते हैं कि ये उनके लिए ज़रूरी है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि इसको वक्फों से ले लें, या कंटिन्यू 7 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे सोना लाजमी है? देखें, ये कुदरत का निज़ाम है कि रात आराम के लिए, सोने के लिए, आराम के लिए, तो अब इसमें डिस्टर्बेंस ना की। देखिए, इसमें एक पॉइंट वाली चीज़ जो शुरू में आपने रेस की थी, अंधेरा होना बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी नींद के लिए। नेचुरली बात है, जब रात को रिकमेंडेशन किया है तो अगर आपने बेहतरीन फ़वाइद लेने हैं नींद के, जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो आपकी बेस्ट यही है कि रात लेकिन कुदरत ने एक निज़ाम क्रिएट किया और आपके सेंसर्स जो काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, तो वो अंधेरा होने के बाद काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुदरत ने जो निज़ाम आपको दिया है रात, तो ये रात ऑब्वियसली सोने के लिए दी गई है और इसका नेमुल बदल नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर दिन में आपको सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाना पड़ेगा, ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, कमरे में अंधेरा करना पड़ेगा, बिल्कुल उस हिसाब से अगर वैसी नींद आपको चाहिए। अच्छा, वो आपको रिलैक्सेशन मिलती नहीं है दिन के अंदर, शोर शराबा, आवाजें कर लिया तो चारों तरफ की आवाजें भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सोते भी नहीं है। अच्छा, कुछ कॉल इसमें से डॉक्टर साहब इसमें ये थी कि कम वक्त में क्या हम उतना सो सकते हैं या नींद कम वक्त में ज्यादा, कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मतलब 6 से 7 घंटे जो स्टैंडर्ड है वो होता है। मतलब ये तो ऐसी मिसाल हो गई कि कम वक्त में मैं ज्यादा काम कर लूं, ज्यादा कम वक्त में काम कर लूं, या मैं 2 साल में ही जो है वो मैट्रिक कर लूं, ऐसे तो बस वो खैर ये मतलब तालीम जल्दी हासिल कर लूं, कोई बात हो गई, सारी क्रॉस कर लूं। एक नहीं होता। कॉलर थे जो जेन्युइन कॉलर है, मेरे हिसाब से जेन्युइन से मुराद इनका भी मसला है, जो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं रात को नींद नहीं आती, ख्यालात आते हैं और सर में दर्द होता है, और ये ओल्ड एज पेशेंट है। देखिए, ये क्लासिक सिम्टम आ गए इंसोम्निया के। एक तो एज भी ज़्यादा है, नींद भी नहीं आ रही और ख्यालात भी आ रहे हैं, और नींद ना आने की वजह से ये फ्रंटल हेडेक, जो बैंड लैग हेडेक कहलाता है, टेंशन हेडेक कहलाता है, टेंशंस भी हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स। तो देखें, अब ये डॉक्टर साहब अभी इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। सोने से पहले हम कॉल्स हैं हमारे पास, क्या चीज़ें करी जाएं, जो अब जैसे डॉक्टर साहब कैफीन का इस्तेमाल, ये अक्सर लोग जो है चाय पी लेते हैं सोने से पहले, कैफीन नींद उड़ाती है। सोने से पहले की एहतियातें जो हैं वो अभी आखिर में तस्करा कर देंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि चाय पीने के बाद ही नींद आती है, अक्सर लोग ये कहते हैं। हाँ बिल्कुल, यार मुझे नींद ही चाय पीने के बाद आती है। अभी देखें, एनर्जी ड्रिंक, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय पीने के बाद जहन को सुकून मिलता हो, तो सुकून की कैफियत में फिर उसको नींद अच्छी आती है? बताता हूँ मैं भी। देखें, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कैफीन, चाय, कॉफ़ी, ये सब मना है उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं नींद के मर्ज की प्रॉब्लम की वजह से। सही है, जिसको नींद आ रही है ये चाय पी के भी तो सो जाए, उसको सबसे बेहतरीन तो ये है कि डॉक्टर साहब ने जो ये बताया, और एक आजमूदा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। हकीम साहब नहीं, एज अ प्रोफेशनल भी मैं बता देता हूँ कि प्रोफेशन है और काम अपने हिसाब से होता है। मुझे भी ये प्रॉब्लम हुआ था नींद का पिछले दिनों, तो मैंने एक सेल्फ
एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक तजर्बा करके देखा कि जब मेरा सोने का वक्त है, मिसाल के तौर पर मैं 11 बजे सो जाता हूँ नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तकरीबन 10 बजे से अपने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ देता हूँ। ऐसा होता नहीं है, मेरे बहुत सारे जानने वाले सुन रहे होंगे, मैं मैसेज के जवाब भी दे रहा होता हूँ, लेकिन उमूमी तौर पर मैं ये करता हूँ कि जैसे अगले दिन छुट्टी नहीं है और काम है, तो मैं 10 बजे, अगर मुझे 11 बजे सोना है तो मैं 10 बजे अपना मोबाइल का इंटरनेट बंद करके रख देता हूँ और वो 1 घंटा मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता हूँ। तो मुझे मेंटली तौर पे जो है वो थोड़ा रेस्ट मिलता है, थोड़ा मेरी तवज्जो बढ़ती है काम से, और फिर 11 बजे मुझे बड़ी बेहतरीन नींद आ जाती है। और यही अगर मुझे 12 बजे सोना है तो मैं 11 बजे ये अमल कर लूँगा। सही। तो इस तरह 2 कॉल्स हमारे पास, हम ये ले लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं। जी। मैं यूनुस सिकंदरी हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि मुझे नींद बहुत आती है, खासकर जब नमाज या तिलावत कुरान या जिक्रुल्लाह करता हूँ, तो इस हवाले से भी कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। ठीक है। मैं मुल्तान से मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ। मुझे शुगर है और फोड़े निकल आते हैं, मैं इस बारे में डॉक्टर साहब आए हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, 2 कॉल्स सर। डॉक्टर साहब ये इनके फोड़े का डायबिटिक पेशेंट है, जख्म है, इनके थोड़े तवज्जो दे दें। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ इनको ये है कि अगर ये डायबिटिक पेशेंट है, डायग्नोस्ड केस्ड है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं या नहीं लेते। सही। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और अगर फोड़े या कोई स्किन डिजीज इनको प्रॉपरली हो रही है तो डायबिटिक पेशेंट जो हो जाती है, उमूमन स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आया ये डायबिटीज से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम है इनको, या कोई अलग कोई ऑक्यूपेशनल रिलेटेड कोई इनको प्रॉब्लम है, ये इनको रूल आउट करवाना पड़ेगा कि आया इनको कोई काम वाम ऐसा है इस किस्म का है कि जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या इट्स सेल्फ डायबिटीज की वजह से या शुगर की वजह से इनको स्किन डिजीज हो रही है कोई। तो इसके लिए जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे ये रब्ता कर लें, उसको डायग्नोज कर लें, तशखीस करवा लेंगे किस रीजंस की वजह से, उस रीजन को लुक आफ्टर करेंगे, इनका मसले का हल। डॉक्टर साहब एक चीज़ इनकी उसके लिए रहनुमा क्लियर कर दूं कि जो शुगर के मरीज में जख्म वगैरह हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा अपनी केयर ज़रा ज़्यादा रखनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे नॉर्मल बंदे का जख्म अगर 3 से 4 दिन में अगर हील हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है, डायबिटिक के मरीज में वो 10 से 15 दिन ले लेता है। तो यानी जो हम इनको पे केयर ज़रा ज़्यादा करनी होगी। इसमें बस ये एक मदनी चैनल के नाजरीन जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो शुगर के मरीज हैं उनका जख्म ठीक नहीं होता है, या बाज़ होगा कि जी मेरे को शुगर है, मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊँ, ये करवाऊँ, तो उनके लिए अर्ज ये है कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स का ऑपरेशन नहीं होता है? सबके होते हैं ऑपरेशन। एक प्रोटोकॉल होता है हॉस्पिटल का, उस प्रोटोकॉल के तहत उसको तय किया जाता है, उनकी शुगर को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद जाके वो ऑपरेट की तरफ जाते हैं। काफ़ी तकलीफ दे अमल है कि शुगर के अंदर वैसे ही इंसान का निज़ाम और फिर फोड़े हो जाना, अल्लाह ताला इनको शिफा कामिला आजिलन आफिया अता फरमाए। और बार-बार हो रहे हैं ना, इस वजह से ये है कि शुगर पे खास तौर पे ध्यान दें कि शुगर की अद्वियात प्रॉपर तरीके से जिस तरह इनको बताई गई हैं डॉक्टर साहब, उस हिसाब से उस तरीके से लें, प्रॉपर विजिट करें। ठीक है। देखा यह जाता है कि सालों साल विजिट नहीं करते हैं डॉक्टरों के साथ, और महीनों हो जाते हैं अपना ब्लड शुगर को क्रॉस चेक करवाए क्या चल क्या रहा है। फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। हर 6 महीने में गालिबन, अगर मैं हर 6 महीने में अमीरुल सुन्नत का मदनी कुछ टेस्ट अमीरुल सुन्नत ने तजवीज़ किए हैं, तो वो टेस्ट जरूर करवा लें। जैसे पेट का कुफले मदीने का किताब वो है, वो पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह कई मसाइल के हल आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शायर भाई, कंक्लूजन पे आने से पहले जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, ये हाईलाइटेड हुए हैं जी, ये सारे वो हैं जो नींद, देखें नींद के जो क्लिनिकल साइड्स है, जो एज डॉक्टर जो बताऊं मैं, 2 ही ट्रीटमेंट, एक फार्माकोलॉजिकल, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल। ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब ये हो गया बगैर दवा के इलाज। ठीक है। बगैर दवा के आज हकीम साहब तो है नहीं, तो वो बता देता अपना कोई नुस्खा। वैसे लोग ज़्यादातर यही चाहते हैं कि बगैर दवा के इलाज हो जाए। हाँ, तो उसका जो अब जो क्लिनिक साइड पे ना डॉक्टर साहब, साइकोथेरेपी, CBT, किसी के मर्ज को सुनना, उसके मसाइल को सुनना, भाई अगर आप किसी टेंशन में, परेशानी में हैं तो इसको रिजॉल्व करें, ठीक है, इसको ठीक करें।
और फिर आप अपने स्लीप के सोने के खैर टाइम ख्वाही की नीयत से भी अगर किसी के मसले को सुन लिया जाए, अब ये CBT तो हमारे फैजान मदीना में हफ्तावार सुनने तो बड़ा इज्तिमा मदनी मुज़ाकरे, अब इनको पाबंदी के साथ सुने, इनमें ये CBT ये CBT सारी चीजें शामिल है। और क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। देखिए इसमें जैसे अभी हम तस्करा कर रहे थे कि नींद, डॉक्टर साहब ये सोने से पहले आप जैसे आपने बताया था कपड़े किस तरह के पहनने, कमरा किस तरह का होना है और क्या क्या एहतियातें करनी है। देखिए उसमें यही है कि जब आप ये अक्सर ये ड्रेस का कंसेप्ट मैंने बहुत कम सुना है, नहीं आपने सही हाईलाइट। नॉर्मली नौजवानों के अंदर मतलब है कि जीन्स वो जीन्स की पैंट पहनकर सोते हैं, कहते हैं हमें नींद अच्छी आती है। अच्छा, नौजवानों के अंदर एक बड़ा मसला, कमरा भी बड़ा फैला हुआ होता है। अगर आसपास का माहौल भी साफ सुथरा होगा, ऑर्डर में होगा, तो ये भी मेरे ख्याल में बड़ा इफेक्ट करता होगा आपके सेंसेस को। अभी डॉक्टर साहब असल में मसला ये है कि साइकोलॉजिकली होता है कि कोई भी इंसान पैंट पहन के या जीन्स पहन के अगर सो रहा है, तो एक शलवार कमीज पहनने वाला बंदा अगर सो रहा है तो उसको अपनी कमीज भी संभालनी है, उसने अपने कपड़ों को भी संभालना है, एक तरीके से रखना है। जीन्स में जिधर करवट मार ली उधर चला गया, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि वो अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा होता है ज़ाहिरी तौर पे। लेकिन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे होते हैं तो वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि आपने मसल्स को स्पाज्म किया हुआ होता है, जकड़ा हुआ होता है, एक टाइट जीन्स पहन रखी हुई होती है। हर माशरे में जरूरी नहीं कि शलवार कमीज का ट्रेंड हो, पजामाज वगैरह जो कहलाते हैं, जो नाइट सूट होते हैं वो बिल्कुल ईजी रिलैक्स होते हैं, वो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, वो बिल्कुल आपके पैंट के स्टाइल में ही होते हैं, रिलैक्स शूट होते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिलखुसूस जो ग्रोइंग स्टेज के बच्चे होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि उनको आप इस किस्म की चीजें, जैसे फर्ज करेंगे 7वीं 8वीं क्लास का या 10वीं क्लास का बच्चा है, 9वीं क्लास का बच्चा है, वो टाइट जीन्स पैंट पहन के सो रहा है, तो उसकी ग्रोथ पे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। वो जीन्स क्या पहन के जो कपड़े पहने हुए उसी में सो रहा है, एग्जैक्टली, तो वो ग्रोथ पे डेफिनेटली तरबियत की बात आ गई, माँ बाप की तवज्जो की बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मकसद यही है ना कि सोने से पहले डॉक्टर साहब इसका मतलब कपड़े चेंज करा दूं मैं, बिल्कुल कपड़े चेंज और फिर कुछ मुंह धोएं, साफ करें, क्या करें। सोने से पहले का जो तरीकेकार हैं वो एक तो आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कपड़ों में लेकर आना है, वुजू फरमाएं, वुजू करें, परफेक्ट, आप पेस्ट करें, टूथपेस्ट करें, ओरल हाइजीन भी बहुत जरूरी है। एक तरफ तवज्जो मैं दिला दूं, कई लोगों की जैसे कॉल आई कि मैं रात को देर तक सो रहा हूं, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि नमाज की फिक्र, मेरे ख्याल में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता फरमाए कि अगर नमाज की फिक्र आपको होगी ना कि मैंने फजर में उठना है, तो ये फिक्र आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है ना वो जल्दी बिस्तर पे लेके जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर फिक्र नहीं होगी, आपने उसको सिर्फ ज़िम्नन लिया हुआ है कि आँख खुल गई तो पढ़ लूँगा, तो फिर आप आराम से सोएंगे, देर से भी सोएंगे, रात भी जागेंगे। लेकिन अगर नमाज की फिक्र आपके जहन पे सवार होगी, खौफ खुदा होगा कि नमाज मैंने अदा करनी है, जिस तरह मैंने दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, नाश्ता करना है, अपने दीगर काम करने हैं, कि नमाज आपके जदवल में अगर पाबंदी से होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये फिक्र आपको लेके सोएगी इंशाअल्लाह। देखें अब बात ये आप फिक्र वाली बात पे मैं आगे बात करता हूँ कि अगर आप दुनियावी पैटर्न को लेके चलते हैं तो हम जैसे मिसाल के तौर पर सुबह बॉस ने फ़ोन कर दिया सुबह 6 बजे आपने आना है, हालांकि टाइमिंग आपकी 9 बजे है, लेकिन बॉस ने फोन कर दिया सुबह 6 बजे आपने आना है, तो आप बोलेंगे नहीं मैंने जल्दी सोना है भाई, सुबह 6 बजे मेरे को बॉस ने बुलाया है जाके, तो उस आप सारी परेशानियां ना सब साइड हो जाती, सब साइड हो जाती, सोचे भी सब साइड, ख्याल सब, मोबाइल भी साइड में हो जाएगा, लैपटॉप भी साइड में हो जाएगा, सब चीजें साइड पे हो जाएंगी। फिर आप जाके जो है ना सोने की तैयारी करेंगे, यार मैंने 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नींद पूरी करनी है, उसके बाद मैंने जाना है। अब यही सोच अगर आप नमाज के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी हो गई तो बेशक उससे कितना फायदा होगा, आपको जहनी सुकून आपको फायदा होगा, आपको जिस्मानी फायदा होगा, आपको फिजिकली और पैथोलॉजिकली तमाम फवाइद उससे हासिल होंगे। मदीना के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त भी खत्म हुआ जाता है, कंक्लूजन अगर किया जाए तो मैं ऐड कर दूं बस आखिरी में, वो चीज़ है जो नॉर्मल हैबिट में रूटीन के अंदर जो एक नॉर्मल आम बंदे की नींद खराब कर देती ना, लिस्ट थोड़ी सी बताता चलूँ। जैसे सोने से पहले चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल सख्ती से नहीं करना। पान, गुटखा, छालिया, जो कुछ लोगों की हैबिट होती है पान खाने की, ये सारी चीज़ें कैफिनेटेड हैं, कैफीन, निकोटीन बेस हैं, ये नींद को खराब करती हैं। तो समझ लीजिए हेल्दी जो लोग हैं उनकी यहाँ से खराब होना शुरू होती है। तो यानी रात को यानी शाम के बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो मुमकिन है इंशाअल्लाह आपका नींद का पैटर्न। इसके लिए कंट्रोल, मदीना के नाज़रीन, कंट्रोल और फिक्र, अगर जहन पे फिक्र लाहक होगी और जहन होगा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का, नेकियों का, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
हम इन तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश भी करेंगे और दीगर को भी इसकी दावत देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सिलसिला काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। हमने कोशिश की कि आप तक इस कलील वक्त में भरपूर मालूमात पहुंचा सकें, लेकिन हर सिलसिले का एक वक्त होता है और उस वक्त पे उसको इख्तिताम पजीर करना होता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले सिलसिले में एक नए मौजू के साथ आपके पास हाजिर होंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर अंदाज में उसको डिस्कस कर सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब हमको दे शिफा आफियत की तुझसे दुआ करते हैं प्यारे अल्लाह।